चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का राष्ट्रीय आयसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 वाला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि भौतिकी है। ठीक है, और भौतिकी का हम 124 नंबर से ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि 100 यानी कि 23 तकले हमने ऑब्जेक्टिव भौतिकी का कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 124 से। ठीक है, तो यहाँ पर 123 तकले देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव उसका जो हमने हल किया भौतिकी का। ठीक है, और 124 से हम हल करने वाले। ठीक है, तो 124 कह रहा है कि कर्णपालव कहते हैं किनको, बाहरी कान को कि भीतरी कान को कि भीतरी व बाहरी दोनों को, कान के अंदर की झिल्ली को कहते हैं। ठीक है, तो कर्णपालव कहते हैं किसको, तो 124 का ऑप्शन जो होगा एक होगा ना, इसको कहते हैं, यानी कि बाहरी कान को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है 125, इनमें कौन सी हड्डियां मध्यकर्ण में उपस्थिति नहीं होती हैं। तो एक में दिया मुगदरक, दो में दिया निहाई, तीन में दिया वलायक सिस्टरप, चार में दिया है कर्णावर्त। ठीक है, कर्णावर्त। तो 125 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि कर्णावर्त बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 126 में कह रहा है डेसिबल है एक क्या, वाद्य यंत्र है कि वाद्य स्वर है कि ध्वनि मापन की इकाई है कि शोर का तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, तो 126 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि ध्वनि मापन की इकाई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 127 का रहा है, प्रतिध्वनि का कारण है क्या, ध्वनि का परिवर्तन की ध्वनि का अपवर्तन की ध्वनि का अवशोषण की ध्वनि की चाल। ठीक है, तो 127 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि ध्वनि का परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पराश्रय तरंगों की आवृत्ति होती क्या है, 20 किलो हर्ज से अधिक कि 20 किलो हर्ज से कम कि 20 किलो हर्ज है कि इकाई दहाई यानी कि इकाई दहाई सौ हज़ार एक कि 1000 हर्ज है। ठीक है, ये 20 केजी हर्ज से अधिक, 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज से कम, 20 हर्ज से यहाँ पर 1000 हर्ज से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 128 का होगा एक। ठीक है, कौन होगा, 20 केज हर्ज से अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा कर रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती क्या है, वायु में कि निर्वात में कि जल में कि स्टील में। ठीक है, तो 129 का ऑप्शन होगा 4, यानी कि स्टील में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं कि ध्वनि के परिवर्तन में जिस नियम का पालन होता है उसका एक भाग है क्या, एक में दिया है आपतन कोण परिवर्तन कोण से छोटा होता है, दो में दिया आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते हैं, तीन में दिया आपतन कोण परिवर्तन कोण से बड़ा होता है, चार में करें आपतन कोण गुने परिवर्तन कोण बराबर अनंत। ठीक है, तो 130 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, यानी आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है तरंगों किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, राशि x है। तो एक में दिया है द्रव्यमान, दो में दिया है वेग, तीन में दिया है तरंग दूरी, चार में दिया है ऊर्जा। ठीक है, तो 131 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा चौथा, यानी कि ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है हवा में ध्वनि तरंग होती है, अनुदैर्ध्य की अनुप्रस्थ की असंस्थ अनुप्रस्थ असंस्थ अनुदैर्ध्य, चार में करें कभी अनुप्रस्थ तथा कभी अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो 132 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है आवर्तित का SI मात्रा क्या है? हज एच जेड के एच जेड, ठीक है, जे एच जेड या एस, या के एच जेड या एस, ठीक है। तो 133 का जो ऑप्शन है ना वो होगा एक, यानी कि एच जेड होगा, ठीक है, इसका SI मात्रक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ध्वनि का आवृत्ति 50 हर्ज, हर्ज इसको बोलते हैं, हर्ज आवर्तकाल का मान क्या होगा? 0.001 सेकेंड, 0.002 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो 134 का ऑप्शन होगा 4, यानी कि 0.02 सेकेंड, ठीक है। इसको यहाँ पर निकाल भी दिया है, टी से मतलब समय, ई सेकेंड, ठीक है, यानी कि 50 से 1 में भाग कीजिएगा, ठीक है, तो आगे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग के आवर्तन काल मान 0.01 सेकेंड है, तो ध्वनि की आवृत्ति है क्या? 10 हर्ज की, 100 हर्ज की, 1000 हर्ज की, 500 हर्ज, ठीक है। तो 135 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा 2। कौन होगा? 2, यानी कि 100 हर्ज होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? 136 में कर रहा है किसी कंपमान पिंड का आवर्तकाल 0.005 एंड उसकी आवृत्ति है, तो 100 हर्ज होगा कि 200 हर्ज कि 400 हर्ज कि 500 हर्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है, कितना है होगा 200 हर्ज, ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका दूसरा होगा 136 का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा की पहचान होती है वस्तु के अणुओं की। तो एक में दिया है स्थितिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से, गतिज तथा स्थितिज दोनों ही ऊर्जा से, ना तो न गतिज और ना अस्थितिज ऊर्जा से, ठीक है। तो 137 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा दूसरा, ठीक है, कौन? गतिज ऊर्जा से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। 138 में करा है वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं क्या होता है? कि चाल बढ़ जाएगी, कि उसकी चाल कम हो जाएगी, कि भार बढ़ जाएगा, कि भार घट जाएगा, ठीक है। तो 138 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा प्रथम वाला, यानी कि चाल बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उसके अणुओं की औसत ऊर्जा होती है, कि कुल ऊर्जा होती है, कि औसत वेग होता है, कि कोई सही नहीं है। तो 139 का ऑप्शन होगा चौथा, यानी कि कोई सही नहीं है, इसमें का सवाल सब क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगा? उस वस्तु से अपेक्षितकृत अधिक ताप है कि पार की वस्तु में प्रवृत्ति होगी, कि इसका अगला हम देखते हैं कि अपेक्षितकृत कम ताप पर की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होती है, ठीक है, होती है, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, कि पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना 140 का वो होगा दूसरा होगा, यानी कि अपेक्षाकृत कम ताप पर की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, कि उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, कि उसके अणुओं के कुल वेग का, कि उसके अणुओं के औसत वेग का, ठीक है। तो 141 का ऑप्शन होगा 4, यानी कि उसके अणुओं के औसत वेग का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि गैस का आयतन स्थिर बना रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा? स्थिर बना रहेगा, कि बढ़ेगा, कि घटेगा, कि यानी यहाँ देगा बढ़े या घटेगा, या गैस की कृति पर निर्भर है, ठीक है।
तो 142 का ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, यानी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है, मोटर गाड़ी के रेडियो को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि पानी क्या है कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, का घनत्व कम होता है, कि सस्ता होता है, कि कम ताप पर मिलता है। ठीक है, तो 143 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, किसी पदार्थ के एक किंगरा यानी द्रव्यमान का ताप 1 सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते क्या है? विशिष्ट ऊष्मा, की कुल ऊष्मा, की गुप्त ऊष्मा, की पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो 144 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहे हैं, किसी ठोस के दो टुकड़ों में एक बार भार दूसरे से 2 गुना है और दोनों का ताप 50 सेल्सियस है, तो भारी तथा हल्के ठोसों में ऊष्मा का अनुपात होगा क्या? 0.5 की 1, 2, 4। ठीक है, 145 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा। ठीक है, यानी कि 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वायुमंडल दाब के बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या है? अपवर्तिक रहता है, कि घटता है, कि बढ़ता है, कि बढ़ते हुए अधिकतम होकर घटना शुरू करता है। ठीक है, तो 146 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा तीसरा, यानी कि बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि वाष्प के द्रवण संघन में होता क्या है? ऊष्मा का अवशेषण, कि ऊष्मा का उत्सर्जन, कि ताप का बढ़ना, कि ताप का घटना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना 147 का ऑप्शन होगा दूसरा वाला, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहे हैं कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता क्या है? ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर इसका नोट किए हैं, दिया है 0.8 किलोरीग्राम, 8 किलोरीग्राम, 80 किलोरीग्राम या 536 किलोरीग्राम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना 148 का वह तीसरा वाला होगा, 80 किलोरीग्राम होगा। ठीक है, चलिए लास्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। उसमें कह रहा है कि 1 किग्रा बर्फ और 2 किग्रा पानी दोनों 0 सेल्सियस ताप पर हैं। इस मिश्रण में 320 जे ऊष्मा देने पर मिश्रण का ताप होगा क्या? ठीक है, तो 0 सेल्सियस से और 1 सेल्सियस के बीच कि 1 सेल्सियस डिग्री और 2 सेल्सियस डिग्री, यानी कि 2 सेल्सियस डिग्री के बीच 0 डिग्री से 0 डिग्री या कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ना तीसरा होगा, यानी कि 0 सेल्सियस डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ दिया 0 सेल्सियस डिग्री और 1 सेल्सियस डिग्री के बीच, यहाँ पर करा है 1 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के बीच। यहाँ सीधे दिया है 0 सेल्सियस डिग्री, यहाँ करे कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो इसका ऑप्शन होगा क्या? 0 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, चलिए तो हमने इसका भौतिकी का पूरा टोटल जो जितना ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट हमने कर चुके हैं। ठीक है, और फिर अगला हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे केमिस्ट्री का, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।